हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 करेंगे। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की सीरीज जो है चली हुई है। 3 चैप्टर हम इसके पहले कर चुके हैं। आज हम इसका 4th चैप्टर करेंगे, मुगल साम्राज्य मध्यकाल में। फ्रेंड्स, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मुगलों के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, ये जो मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताती हूँ। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों की संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने का छूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है लाल किले का चित्र दिखाया गया है। अब देखिए, मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के उत्तराधिकारी थे। वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। मध्य में तैमूर हैं, दाहिनी ओर उनका पुत्र मीरनशाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा तैमूर की और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता। तैमूर की दाहिनी और तीसरी, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां। उनके दाईं और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस चित्र में दिखाया गया है। ये तैमूर है और ये जो है उसके वंशज हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र को देखें, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1556 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। जो है तालिका आगे दिखाई गई है। मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरे थे। मुगलों और अहोमों, सिखों एवं मेवाड़ों के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे। सफाविद, ईरान के अकबर और हुमायूं के जो है संबंध। औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो गया। 16वीं सदी में युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। फ्रेंड्स, ये जो तालिका है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसटेट, सीटेट, केवीएस जो है हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक राज किया था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा के राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद है हुमायूं, 1530 से 40 एवं 55 से 56। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपनी जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक जो है प्रांत मिला। इसका भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं
अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले वर्ष एक इमारत में एक दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। अब जो है अकबर के शासनकाल में बताया गया। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल की तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरन खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूर्य और अन्य अफगानों निकटवर्ती गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अभियान चलाए। विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम कश्मीर में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल भी अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवाएं स्वीकार की। इसके बाद सिखों और अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। फ्रेंड्स, ये क्लियर नहीं, मैं आपको ये वीडियो कल दोबारा से जो है प्रोवाइड करूँगी। शाहजहाँ ने 1627 से 1658 में दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अब अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजड़ और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित अपने मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन में शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध सैनिक अभियान का प्रारंभ समय किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे। मैं पूरी वीडियो ही आपको एक बार दोबारा से प्रोवाइड कर दूंगी और इस चैप्टर को कंप्लीट हम कल दूसरे वीडियो में